नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल दोपहर 2 बजे से नरेंद्र मोदी का मेगा शो शुरू होने वाला है। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के लिए विजय पताका फहराने का समय आया है। शुरुआत देहरादून से होगी, जहां कल पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की गद्दी सौंप दी जाएगी। मोदी की टीम 22 का यह पहला चैप्टर होगा। देहरादून के बाद मोदी का ग्रैंड शो लखनऊ में होगा, फिर गोवा में प्रमोद सावंत की शपथ होगी। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? सोनिया गांधी आज दिन भर अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को मनाती रहीं, ममता बनर्जी गवर्नर से लड़ती रहीं, अखिलेश यादव ने दिल्ली छोड़कर लखनऊ की ट्रेन पकड़ ली, तो मायावती मुलायम सिंह यादव से पुरानी दुश्मनी जिंदा करने में जुट गई हैं। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर फाइल्स खुलने से आग बबूला हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती खुलेआम कांग्रेस से मोहब्बत दिखाने लगी हैं। आखिर किस नेता का क्या है प्लान, समझिए इस रिपोर्ट से। मोदी फोर्स रेडी हो रही है। कमांडर इन चीफ बैटल के लिए तैयार हैं। सेकंड इन कमांड भी रेडी हैं। मोदी आर्मी के सारे सिपहसालार, सारे क्षत्रप मैदान में आकर डट गए हैं। लड़ाई दिल्ली की है और मैदान खाली है। विपक्ष में जबरदस्त कंफ्यूजन है। मोदी आर्मी के लिए यह कंसोलिडेशन टाइम है। जहां कब्जा हुआ है वहां अपनी ताकत मजबूत करने का टाइम है। मोदी आर्मी को कमांडर इन चीफ का डायरेक्ट ऑर्डर है, यहां से स्लो मत होना, विरोधी को घर में घुसकर मारो। मोदी की आर्मी 25 मार्च को लखनऊ में दिखेगी। मंच सजने लगा है। लखनऊ के इस समय हम ऐतिहासिक अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां आने वाली 25 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए इकाना स्टेडियम में भव्य तैयारियां चल रही हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो इस समय ये वो मंच आपको नज़र आएगा, जो मंच पूरी तरीके से भव्यता के साथ बनाया जा रहा है। और इस मंच को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे, देश के गृह मंत्री मौजूद होंगे, अमित शाह मौजूद होंगे, इसके अलावा लखनऊ के जो सांसद हैं राजनाथ सिंह वो मौजूद होंगे। योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले 24 घंटे के अंदर 3 पॉलिटिकल इस्तीफे हुए। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और आजम खान, एक योगी और 2 कट्टर विरोधी, एक साथ एकदम आमने सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। योगी पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य थे। अब पहली बार वो गोरखपुर शहर के विधायक के रूप में यूपी विधानसभा में बैठेंगे। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके आजमगढ़ के सांसद की कुर्सी छोड़ दी। इस्तीफा देने से पहले अखिलेश ने आखिरी बार संसद भवन में लाल टोपी पहनी। स्पीकर को इस्तीफा थमाकर अखिलेश यादव बाहर आए तो कैमरे के सामने माइक पर एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के सांसदों से कुछ बात की और फिर चाचा राम गोपाल यादव के पैर छूकर संसद भवन से निकल गए। जेल में बंद सपा के लीडर आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। आजम अब जब भी विधानसभा आएंगे तो अखिलेश यादव के बगल वाली सीट पर बैठेंगे। 25 मार्च से योगी आदित्यनाथ की नई इनिंग लॉन्च हो रही है। उससे पहले अखिलेश और आजम का इस्तीफा आया है। इसके एक नहीं बल्कि 2 पॉलिटिकल मीनिंग है। अखिलेश यादव के सपोर्टर से बात करें तो वो बताते हैं कि अखिलेश ने दिल्ली की जगह लखनऊ को चुना है। अब वो 5 साल तक ग्राउंड पर काम करेंगे और 27 में पूरी ताकत से वापस आएंगे। सियासी ताकत ढूंढने के लिए दिल्ली से लखनऊ रवानगी में ही अखिलेश की कमजोरी सामने आ जाती है। 22 से 27, 5 साल के इस अंतराल में ही 24 का चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना एक बार फिर दिल्ली जीतने की तैयारी में लग गई है। ऐसे वक्त पर अखिलेश ने लखनऊ के सेफ हाउस का रुख किया है। वहां भी उनके दोस्त कौन है? जयंत चौधरी के साथ अखिलेश की दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी है। सपा के जाट वोट खिसक गए हैं। ओपी राजभर बीजेपी नेताओं से मेल मुलाकात करने लगे हैं, यानी अखिलेश के पिछड़े वोट कम होने वाले हैं। ले देकर आजम खान ही अखिलेश के साथ बैठने को तैयार हैं, यानी मुसलमान वोट अखिलेश के साथ इंटैक्ट है। 24 में विपक्ष की लड़ाई मोदी से होने वाली है। अखिलेश को उसमें कोई चांस नहीं दिखता, इसलिए वो मोदी को छोड़कर योगी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहां भी 22 वाले साथी 24 में काम नहीं आएंगे, इसलिए अखिलेश M+Y फोर्स को योगी के बुलडोजर से लड़ाएंगे। क्या अखिलेश जीत पाएंगे? मोदी और योगी अखिलेश की पहुंच से बहुत आगे हैं।
अखिलेश को पहले मायावती के फोर्स से निपटना होगा। मायावती ने डायरेक्ट स्ट्राइक शुरू कर दी है। मायावती ने सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव पर कमेंट किया है। मायावती ने कहा है कि मुलायम ही बीजेपी से मिले हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को दलितों का दुश्मन नंबर 1 करार दिया है, क्योंकि अखिलेश ने अपने राज में अंबेडकर के नाम पर बनी योजनाओं और संस्थानों के नाम बदल दिए थे। 2019 में बीएसपी लोकसभा की 10 सीटों पर जीती थी। अखिलेश की पार्टी 5 सीटों पर जीती थी। 2 इस्तीफे के बाद सपा के 3 सांसद रह गए थे। यानी संसद में पॉलिटिकल पावर के लिहाज से मायावती की ताकत अखिलेश से 3 गुना ज्यादा है। अखिलेश योगी आदित्यनाथ से लड़ने के सपने देख रहे हैं। अब योगी की ताकत देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों का आशीर्वाद हासिल है। योगी के काम से, योगी के परफॉर्मेंस से मोदी खुश हैं, तो हिंदुत्व के प्रति योगी के समर्पण से मोहन भागवत गदागद हैं। हम इस समय लखनऊ के ऐतिहासिक अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां भव्य तैयारियां चल रही हैं योगी आदित्यनाथ की दूसरी टर्म के सरकार के शपथ ग्रहण की। और इकाना स्टेडियम में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की भव्यता है, आप मेरे ठीक पीछे विजुअल देखिए और समझिए कि किस तरीके से इकाना स्टेडियम की भव्यता को इस समय निखारा जा रहा है। सामने का जो विजुअल है, ये स्टेज है, ये एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और इन्हीं एलईडी स्क्रीन्स के ज़रिए जो लोग यहाँ बड़ी संख्या में आएंगे, 70 से 75 हज़ार की संख्या में, उनको ये बाकायदा एलईडी स्क्रीन्स के ज़रिए दिखाया जाएगा। सामने ही स्टेज है, उसके ठीक बगल का जो एरिया है, वहाँ पर वीवीआईपीज़ जो आएंगे देश भर से, वो बैठेंगे। इसके अलावा पूरे स्टेडियम में आप देखिए कि किस तरीके से कुर्सियों का जमावड़ा किया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि पूरे प्रदेश से, देश से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो पन्ना प्रमुख पहुँच रहे हैं, मंडल अध्यक्ष पहुँच रहे हैं और वो सारे कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बेहद ज़्यादा अहम हैं, उन सभी को यहाँ पर बैठाया जाएगा। सभी के लिए मीठे का इंतज़ाम किया जाएगा, पानी का इंतज़ाम किया जाएगा और सभी लोग जो इस पूरे भव्य समारोह में पहुँचेंगे हिस्सा लेने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, उनको यहाँ पर आने के बाद किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए बाकायदा एंट्री पासेस जारी किए जाएंगे। योगी गोरखपुर पीठ के महंत हैं। उसी पीठ में आज मोहन भागवत ने पूजा की। 19 मार्च को भागवत जब गोरखपुर आए तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ही उनसे मुलाकात की थी। 25 मार्च शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ जब नई पारी शुरू करेंगे, तब उनके पीछे मोदी भी होंगे और भागवत का भी आशीर्वाद होगा। उससे पहले, जैसा कि मोदी पॉलिटिक्स का उसूल है, एमएलसी चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने संसद में तो कुछ नहीं कहा, मगर सोशल मीडिया पर वो वीडियो घुमा रहे हैं। मैसेज क्लियर है, अखिलेश एमएलसी चुनाव भी हार रहे हैं। योगी सीएम पद की शपथ भले ही 25 मार्च को लेंगे, लेकिन बुलडोजर बाबा का ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। लखनऊ में योगी के बुलडोजर ने भूमाफिया के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त करवा ली, अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। वहीं वाराणसी में पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। प्रतापगढ़ में रेप का आरोपी फरार था तो प्रशासन बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंच गया। आरोपी ने 2 घंटे के अंदर कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर दिया। बात सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं है, मोदी के सारे विरोधी अपना अपना घर बचाने में लगे हैं। ममता बनर्जी बंगाल बचाने में जुटी हैं, तेजस्वी यादव बिहार बचाने में लगे हैं, टीआरएस के चंद्रशेखर तेलंगाना बचाने में जुटे हैं और शिवसेना को महाराष्ट्र बचाने की चिंता है। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने पिछले कुछ दिनों मुसलमानों के संदर्भ में जो बयान दिए हैं, क्या उस आधार पर आप उन्हें जनाब संगठन कहोगे? मोहन भागवत ने कई बार कहा है कि मुसलमानों का डीएनए हिंदू ही है। आरएसएस ने मुस्लिम विचार मंच नाम का संगठन बनाया है, क्या फिर वो जनाब संगठन के सरसंघ चालक बन गए? आरएसएस पर शिवसेना को यह लाइन इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी से अलग होकर उसे हिंदू वोटों की चिंता सता रही है। हालत यह है कि शिवसेना को एआईएमआईएम से गठबंधन का ऑफर मिल रहा है। उधर देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि वो वापस आएंगे। कांग्रेस को इस बात की चिंता हो रही है कि उसके लिए कुछ बच ही नहीं रहा। कांग्रेस अभी G23 से ही नहीं निपट पा रही। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं से सोनिया गांधी की फिर मुलाकात हुई। मोदी को घेरने के लिए महंगाई, हिंदू धर्म और कश्मीर, सबको एक साथ मिलाकर कॉकटेल बनाया गया है।
137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़े और गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ तो विपक्ष को मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने पेट्रोल डीजल में भी अखिलेश को घुसा दिया। इलेक्शन रिजल्ट पर सवाल उठा दिया। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। पेट्रोल डीजल और गैस पर कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एलपीजी भी 50 रुपए बढ़ा, केरोसिन वो भी बढ़ा दिए। यानी गरीबों को जो आवश्यक होती है उन आवश्यक चीजों को उन्होंने सब बढ़ा दिया है। पेट्रोल तो एक तरफ, एलपीजी दूसरे तरफ, केरोसिन तीसरे तरफ और ऊपर से एक्साइज ड्यूटी तो खूब उन्होंने लूटा। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर भी सियासत बेलगाम है। कश्मीर फाइल्स से फारूक अब्दुल्ला के पन्ने खुल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में फारूक अब्दुल्ला का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाथ दिखने लगा है। इस पर फारूक आग बबूला हैं। बीजेपी के आरोपों पर जब उनसे सवाल पूछे गए तो देखिए फारूक कैसे चिढ़ गए। बीजेपी कह रही है कि जब आप सीएम थे तभी कत्लेआम शुरू हो गया था कश्मीरी पंडितों का। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट एक्ट लेके आए थे। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were this is the documents. Well, that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. सर हिंदी में बीजेपी कह रही है कि आपके रहते हुए ही कत्लेआम शुरू हो गया था। हिंदी में Please, Sir, once. I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. I told you, madam. Don't push me. सर हिंदी सर जो बीजेपी का जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे सर? जो मैं कुछ बीजेपी नहीं का आरोप कहूँगा। लगा रही है। आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके आरोप लगते वो रहते कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था हैं। कत्लेआम। बिल्कुल बिल्कुल वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी उसमें? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। कश्मीर का जिक्र आया तो महबूबा मुफ्ती भी बोली। जिनके पापा मुफ्ती मोहम्मद सईद के होम मिनिस्टर रहते कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती आज खुद को कश्मीरी पंडितों का हमदर्द बताते हुए सामने आई, लेकिन मौका मिलते ही महबूबा ने इस स्टोरी में पाकिस्तान की एंट्री करा दी कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे। मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब आगे की लड़ाई है। मोदी की सेना फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस, मोदी सेना ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसकी काट विपक्ष की किसी भी पार्टी के पास नहीं है। लोकसभा में इसकी मिसाल हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दी। हम 6 लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 4 लेन बनाते तो भी 1 लेन काउंट करते हैं, और उसी के आधार पर हमने पिछले साल 38 किलोमीटर पर डे हमने ये रोड बनाया। और मैं अध्यक्ष महाराज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि इस देश के लिए हमें इसका अभिमान है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बनाया। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन तो बोलते 8 किलोमीटर बनाया। हम 8 किलोमीटर को 1 ही किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। पॉलिटिक्स में, पॉपुलैरिटी में और परफॉर्मेंस में मोदी नंबर 1 है, इसीलिए विपक्ष बेदम है। कल से मोदी आर्मी का शक्ति प्रदर्शन शुरू होने वाला है। देहरादून में कल पुष्कर सिंह धामी बड़े समारोह में शपथ लेंगे। उत्तराखंड में मिली बड़ी जीत को बीजेपी भव्य बनाने में जुटी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में कल सब कुछ भगवा भगवा होगा, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता शरीक होंगे।
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी एक बार दोबारा से सीएम पद की शपथ लेंगे और शपथ समारोह की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त देहरादून के परेड ग्राउंड में जोरों शोरों पर चल रही हैं। ये तस्वीरें मेरे कैमरामैन राजेश्वर आपको एक टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर पूरे परेड ग्राउंड के अंदर शपथ समारोह की तैयारियां यहां पर इस वक्त की जा रही हैं। आप ये जो चेयर्स देख रहे हैं, करीब 25,000 यहां पर चेयर्स लगाई गई हैं, 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। और इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनकी गाड़ियां आप देख रहे हैं, तमाम प्रशासन के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो आप ये देख रहे हैं, जो रोड रोलर हैं, इनसे इस जगह को प्लेन किया जा रहा है, समतल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ बात करें, चेयर्स के आगे का जो हिस्सा है वहां पर तमाम जो कारीगर हैं वो यहां पर स्टेज बना रहे हैं। हम आपको बता दें, यहां पर 3 स्टेज बनाए जा रहे हैं। सेंटर में एक मुख्य स्टेज होगा जहां पर शपथ समारोह होगा और जो तमाम वीआईपीज हैं, चाहे हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर जो और स्टेट से सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आने की संभावना है, तो उन्हें मेन स्टेज पर बैठाया जाएगा। और एक स्टेज, क्योंकि 3 स्टेज हैं, एक स्टेज पर साधु संतों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। देहरादून के बाद सारा फोकस लखनऊ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण ऐसा होगा जैसा पहले कभी किसी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ। सियासत में एक शब्द आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है और वो है बुलडोजर। पहले बुलडोजर कहते थे तो योगी आदित्यनाथ की इमेज उभर के आती थी। आजकल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर मामा बन रहे। बुलडोजर में वोट भी है, प्रशासन की चोट भी है। ये बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स क्या है, आइए समझते हैं। जनाब, भारतीय राजनीति का नया प्रतीक है बुलडोजर। कड़क प्रशासन और सख्त अनुशासन का सिंबल है बुलडोजर। आम जनता की ख्वाहिश है कि माफिया और अपराधियों पर चले बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बुलडोजर को जीत का प्रतीक बना दिया। जनता अब लुंज पुंज इनडिसाइसिव सरकार नहीं चाहती। जनता क्रिमिनल एक्शन पर क्विक रिएक्शन चाहती है। अंग्रेजी के मुहावरे को पकड़िए जनाब, जनता टिट फॉर टैट चाहती है। संस्कृत की सूक्ति में पढ़िए जनाब, तो शठे शाठ्यम समाचरित चाहती है जनता। बुलडोजर खुद में एक मुहावरा है जो शासन के बुलंद इकबाल को बयान करता है। कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में कायम होना चाहिए। यूपी चुनाव से मशहूर हुआ बुलडोजर अचानक मध्य प्रदेश पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन ले, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। मैं फिर कहना चाहता हूं, गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। योगी की बुलडोजर बाबा इमेज का सीधा असर शिवराज सिंह चौहान पर हुआ है। सड़कों पर शिवराज को बुलडोजर मामा बताने वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टर कहता है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। शिवराज खुद को बेटियों के मामा के तौर पर पेश करते रहे हैं, मगर योगी की जीत ने उनका तेवर और कलेवर बदल दिया है।
बाबा योगी आदित्यनाथ के जिस बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश में विरोधियों के सूपड़े साफ किए थे, मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर भी अगले साल आने वाले चुनाव में अब तमाम जो विपक्षी है उनके हौसले पस्त करेगा। और यही बता रहा है भोपाल में लगा हुआ ये होर्डिंग, जो पूरे भोपाल शहर में जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा उनके द्वारा लगाया गया है। साफ तौर पर लिखा है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। अब तक मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान बच्चियों के कहलाते आए हैं, लेकिन अब वो बुलडोजर मामा कहलाएंगे। और साफ भी है, बीते 3 दिनों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 5 ऐसी कार्रवाइयां जिससे मामा के ऊपर अब मामा का नया नाम बुलडोजर मामा हो गया है। और ये 5 कार्रवाइयां की गई हैं तमाम अपराधियों पर, बलात्कारियों पर। सबसे पहले कार्रवाई हुई रायसेन के बाद श्योपुर, सिवनी। आज जब ये इंडिया टीवी खबर कर रहा है बुलडोजर मामा की, तब शहडोल में और जावरा में बुलडोजर चल रहा है। बात करते हैं हम विधायक रामेश्वर शर्मा से। मामा कहलाते थे शिवराज सिंह चौहान, अब बुलडोजर मामा? हाँ, मामा है पर बुलडोजर मामा भी है, क्योंकि हम दुष्टों को पनाह नहीं दे सकते, हम दुष्टों को कुचलेंगे। जो बेटियों की इज्जत लूटेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, उसके मकान भी तोड़े जाएंगे, दुकानें भी तोड़ी जाएंगी, बिल्डिंगें भी तोड़ी जाएंगी और उससे हौसले पस्त किए जाएंगे। और देश और प्रदेश की जनता को जो है आराम और शांति की जिंदगी जीने के लिए मामा ने अपना बुलडोजर का स्वरूप धारण कर लिया। इसलिए बुलडोजर चलेगा, अपराधियों को बुलडोजर कुचलेगा। और अभी आप देखिए कि सूरज उग रहा है, पूरा प्रदेश रंग खेल रहा है, लेकिन अपराधियों पर मामा का बुलडोजर शहडोल और जावरा में फिर चल रहा है। जो अपने बेटियों की इज्जत लूटेगा वो मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं रहेगा। अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। शिवराज ने योगी की जीत से जनता की भावना पकड़ी है। बीते 4 दिन में शिवराज का बुलडोजर 5 अलग अलग जगहों पर चला। इनमें बलात्कार के आरोपियों से लेकर लैंड माफिया तक शामिल है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिक्स का एक नया टेम्पलेट दिया है, खासकर नौजवान वोटरों को। योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए हैं। एंटी इनकम्बेंसी की खुसफुसाहटें दब गईं। तमाम मेहनत और माहौल के बाद अखिलेश सत्ता से दूर रहे। जनता ने अखिलेश को सहयोगियों के आगे झुकता महसूस किया। योगी लगातार फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे। माफिया पर एक्शन को यूएसपी बना दिया। कांग्रेस और मायावती को तो जनता ने एकदम खारिज कर दिया। इसके पीछे भी जनता का बदला नजरिया है। वो योगी के डायरेक्ट अटैक में एक सख्त प्रशासक देखता है। उसे योगी की सीधी जबान, साफ बयान पसंद है। यूपी में योगी ने सियासत का मुहावरा बदल दिया है। सरकार वही जो एक हाथ पर विकास लेकर के चले और दूसरे हाथ पर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर भी चला सके। ये विकास और बुलडोजर का समन्वय है। ये बुलडोजर विकास भी कराता है, सड़क भी बनाता है और माफिया की छाती पर भी चढ़ता है। बुलडोजर अगर योगी की जीत का प्रतीक बना है तो इसका चेन रिएक्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब बुलडोजर के बरक्स खुद खड़े होंगे। अखिलेश ने आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दे दिया। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में करहल सीट से विधायक बने रहेंगे, जबकि माना जा रहा था कि वो विधायक ही छोड़ेंगे। अखिलेश यादव योगी सरकार से विधानसभा में हेड ऑन लेंगे। वो खुद को मुकाबला करने वाला मजबूत नेता साबित करना चाहते हैं, जबकि यही अखिलेश चुनाव के दौरान योगी को बुलडोजर बाबा कहकर चढ़ाते थे। जो हमारे बुलडोजर बाबा हैं, वो कभी कभी कहते हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कई इंटरव्यू में, वो हमारे बुलडोजर बाबा ये कहते हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। हमने भी जिस दिन से सुना है, मैंने भी नजर रख ली है। वो लोग जानते होंगे कि हमारा और बुलडोजर बाबा जी का घर आसपास है, दीवार एक है। अब मैं सुबह से शाम तक नजर रखता हूं और देखता हूं कि कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है।
ये नजर रखना हमने भी शुरू कर दिया है। आइए अब जरा बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं। किन लोगों के बीच ये असर दिखा रहा है? इसके पीछे 25 से 45 की उम्र का नौजवान है। आज के नौजवान में एक तरह की बेचैनी है। उसकी डिक्शनरी में इंतजार नाम का शब्द नहीं है। वो शासन को तत्काल एक्शन में देखना चाहता है। योगी ने इस मामले में एक नजीर पेश की है। कानून व्यवस्था का पॉलिटिकल मुहावरा पकड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना की नाराजगी दब गई। अपराध पर सख्त योगी का जादू चल गया। योगी दोबारा चुनाव जीत गए हैं। शपथ ग्रहण 25 मार्च को है, मगर उससे पहले ही अपराधियों और माफिया पर एक्शन चालू है। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं सरकार को काम करना ही नहीं चाहिए, करते हुए दिखना भी चाहिए। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में अतिक्रमण करके दबाई जमीन एक महिला प्रशासनिक अधिकारी ने रातों रात खाली करा दी। अभी इनिशियल स्टेज में यह होता है कि पहले तो अतिक्रमण मुक्त बिना विदाउट नोटिस अगर सरकारी भूमि है तो करवा दिया जाता है। अगर उसके बाद भी ये रिपीटेशन रहता है तो FIR भी करवाया जाता है, और अगर बड़े स्केल पे किसी ने किया है तो उसको भूमाफिया भी घोषित किया जाता है। टोटल जमीन कितनी है? सारे इलाकों को मिला दे तो टोटल जमीनें कितनी है? अगर आज की कार्रवाई देखी जाए तो 10 से 11 बीघा जमीन जो है सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। किसी के खिलाफ अभी तक कोई नामजद कंप्लेन, शिकायत या FIR नहीं की गई है लखनऊ पुलिस? की गई है, अभी नहीं की गई है, और हम लोग इसमें ट्रेस आउट कर रहे हैं। जो अगर कोई ऐसा है जो रिपीटेशन कर रहा है बार बार नोटिस करने के बावजूद भी, तो उसको हम लोग भूमाफिया भी घोषित करें। तो उन अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो उनको भूमाफिया डिक्लेयर करके उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उनको गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है, उनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज होगा, और जितनी भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कुर्की हो सकती है उनकी प्रॉपर्टी की, जो उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी भी कुर्की। योगी बुलडोजर वाले लीडर की बोल्ड इमेज के प्रति देश बदल रहा है, उसकी मानसिकता बदल रही है। आज का नौजवान वारदातों पर मिट्टी पाओ की मेंटेलिटी के साथ नहीं जुड़ा। अब वो लेफ्ट लिबरल पॉलिटिक्स में नहीं, भगत सिंह के बम के दर्शन पर भरोसा करता है। इसे समझना है तो आम आदमी पार्टी के करीब जाइए, जिसने ये फार्मूला समझा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने लिए नया हीरो तलाशा है, भगत सिंह। भगत सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मगर भगवंत मान ने उनके गांव में शपथ ग्रहण कर उन्हें एक नया कलेवर दिया। मंगलवार को विधानसभा में ऐलान किया कि बुधवार को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पंजाब में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पंजाब विधानसभा परिसर में भगत सिंह की मूर्ति लगेगी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने देश की आजादी ਲਈ बेमिसाल कुर्बानी जी दुनिया च चर्चा होंगी है। फांसी के रस्से चुम के उन्होंने शहीदियां दित्तियां। उन्होंने शहीदी ने भारत के लोगों को ऐसी चिण गलाई कि अंग्रेजों को देश आजाद छड्डण लई मजबूर जिहड़ा होना पिया। सो पंजाब के हर नौजवान दे, देश के हर नौजवान दे शहीद आजम भगत सिंह रोल मॉडल ने। वो 23 साल के सी जिस वे शहीदी हुई है, वो अज भी 23 साल के ने, वो 23 साल भी रहेंगे। वेलकम बैक। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ईडी ने आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। उनके 11 फ्लैट सीज कर दिए गए हैं, जिनकी कीमत 6 करोड़ 45 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। श्रीधर पाटनकर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर कार्रवाई के बाद सियासी हलचल मच गई है। थोड़ी देर पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि 5 साल पहले ईडी को कोई नहीं जानता था। पवार ने आरोप लगाया कि सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसे पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले के यहां एक बड़ी कार्रवाई की गई ईडी द्वारा, और 6 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है वो सीज की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध का 27वां दिन है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा है कि इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। जेलेंस्की पुतिन से बात करना चाहते हैं, जबकि पुतिन ऑल आउट अटैक के मूड में हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त रूस के 2 हमलों की ही चर्चा हो रही है। नंबर 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक, और नंबर 2 वैक्यूम बम से हमला। तो क्या पुतिन का अगला हमला केमिकल वेपन से होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ घंटे पहले जो बयान दिया है उससे तो यही लग रहा है, मगर असली डर रूस के एक और हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक का है। सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, नाटो को भी
कई नाटो देशों की राजधानी रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में आ चुकी हैं। रूस ने अब अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तो क्या अगले कुछ घंटों में हमला होने वाला है? इस रिपोर्ट से समझिए। 11 रॉकेट तो दिख गए। अब आगे का वीडियो देखिए, गिन नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। युद्ध के 27 दिन हो गए, ना रूस रुका है, ना रूस का हमला। मगर आज की सबसे बड़ी खबर रूस का हमला नहीं। रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया, जिस तरह से तबाही मचाई, खबर वो है। गौर से पढ़ लीजिए एक एक लाइन को। रूस के इस डेडली वेपन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। रूस अब तक यूक्रेन पर 1100 से ज्यादा मिसाइल्स दाग चुका है। हर रोज 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल अटैक हो रहे हैं। मगर रूस का सबसे घातक हमला हाइपरसोनिक मिसाइल से हुआ है। ये उसी हमले की पहली तस्वीरें हैं। इसी हमले का एक और वीडियो देखिए। 5 सेकंड से भी कम समय में रूस के इस डेडली वेपन ने तबाही मचा डाली। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या? दुनिया इससे इतना घबरा क्यों रही है? क्या होने वाला है? रूस कुछ तो बड़ा भयंकर करने वाला है। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल यूं ही नहीं ट्रेंड कर रहा। चंद सेकंड के भीतर तबाही की गारंटी। जी हां, दुनिया को डर इसलिए लग रहा है। रूस के सबसे खतरनाक मिसाइल के टारगेट पर यूक्रेन ही नहीं, नाटो भी है। नाटो देशों की राजधानी पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में आ चुके हैं। तस्वीरें आ गई हैं। रूस के MiG-31K पर लोडेड किंजल हाइपरसोनिक लैंड अटैक मिसाइल्स को एक ऐसे लोकेशन पर भेज दिया गया है जो MiG-31 का बेस नहीं है और पोलैंड और लिथुआनिया के बेहद करीब है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला और नाटो के करीब इस मिसाइल की तैनाती क्या संकेत दे रही है? क्या पुतिन ने तय कर लिया है, पीछे ना हटने की कसम खा ली है? पूरी डिटेल आपको देंगे। पहले यह समझिए कि रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले के बाद दुनिया क्यों हाइपर हो रही है। रूस ने यूक्रेन पर जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है वो अपने आप में दुनिया की पहली घटना है। युद्ध की स्थिति में ऐसी मिसाइल से हमला करने वाला रूस दुनिया का पहला देश है। ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स अनस्टॉपेबल के नाम से जानी जाती हैं, यानी वो मिसाइल्स जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। अल्ट्रा फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल 1 घंटे के भीतर पृथ्वी के किसी कोने पर हमला कर सकती है। अमेरिका को अब यही डर सताने लगा है। If you notice, they've just launched their hypersonic missile because it's the only thing that they can get through with absolute certainty. It's, as you all know, it's a consequential weapon, but with the same warhead on it as any other launch missile, it doesn't make that much difference, except it's almost impossible to stop it. There's a reason they're using it.
हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की वजह पुतिन को पता है, टेंशन दुनिया को हो रही है, मगर क्यों? अब यह समझ लीजिए। हाइपरसोनिक यानी कोई भी ऐसी चीज जो साउंड की रफ्तार से 5 गुना तेजी से मूव करे, यानी प्रति घंटे 6174 किलोमीटर या उससे ज्यादा की स्पीड। रूस ने यूक्रेन में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है वो 2000 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। यह 480 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड या ट्रेडिशनल वेपन कैरी कर सकता है। मगर दुनिया में जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी रफ्तार भी लगभग इतनी ही है। मगर एक चीज जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बाकी सबसे जुदा करती है वो है इसकी मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी, यानी हवा में रास्ता बदलने की क्षमता। इसे एक एनिमेशन से समझिए। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले के लिए कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करती हैं जो ऊपर से नीचे किसी गेंद की तरह गिरती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही डिटेक्ट किया जा सकता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल अलग तरीके से काम करती हैं। ये मिसाइल ड्रैग एंड फ्रिक्शन यानी हवा में रास्ता बदलने वाली मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी की मदद से टारगेट तक पहुंचती हैं और इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में रूस पूरी दुनिया पर भारी पड़ता दिख रहा है। रूस के पास किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है। यूक्रेन में पुतिन उसका ट्रेलर दिखा चुके हैं। इसके अलावा चीन के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी अपना HGV है, जिसकी टेस्टिंग पिछले साल अगस्त में हुई है। चीन DF-ZF हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के करीब है और स्टेरी स्काई 2 नाम के मैक 6 स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट कर चुका है। अमेरिका भी कई सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। पहली अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल 2023 तक आने की संभावना है। अमेरिका के डर की सबसे बड़ी वजह भी यही रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही हैं। वैसे तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा खतरनाक होती हैं, मगर चूंकि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स पहले से तय पाथ को फॉलो करती हैं, इसलिए उन्हें इंटरसेप्ट करना आसान है। हाइपरसोनिक मिसाइल के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।